अस्सलाम वालेकुम गाइज़, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि जापान जाने के लिए कौन-सा तरीक़ाकार आसान है और इसके अलावा जापान कौन-कौन जा सकता है। तो आपने ये मेरी वीडियो एंड तक लाज़मी देखनी है। मैं इसमें कंप्लीट प्रोसीजर आपको बताऊँगा कि जापान जाने का आसान तरीका क्या है। तो सबसे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। टॉपिक शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि जापान जाने के लिए कौन-कौन से वीज़े हैं। सबसे पहला वीज़ा जो है विज़िट वीज़ा, जिसमें आप सिर्फ विज़िट कर सकते हैं। सेकंड वीज़ा है इसमें वर्क वीज़ा, इसमें आप वर्क वीज़ा के थ्रू जा सकते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म वहाँ पे काम कर सकते हैं। थर्ड प्रोसेस है वहाँ पे वो है बिज़नेस वीज़ा। बिज़नेस वीज़ा पे आप जा सकते हैं, वहाँ जाके बिज़नेस कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रोसीजर ये है कि आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं। तो बात ये है कि सबसे पहले जापान जाने के लिए आपको पता होगा, आपको जैसे कि आपको नॉलेज होगा कि जापानीज़ लैंग्वेज जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आपको जापानीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। जापानीज़ लैंग्वेज किस हद तक आनी चाहिए, किस लेवल तक आनी चाहिए? बेसिक लेवल जो है इनका इसका जो है N5 लेवल है और इसके अलावा JLPT आजकल जो है वो टेस्ट है, इसके थ्रू आप जो है जापान ईज़िली जा सकते हैं। लेकिन दोनों टेस्ट में से एक टेस्ट होना आपका बहुत ज़रूरी है। अगर तो आप स्टडी वीज़ा के लिए जा रही हैं तो फिर तो आपको JLCT भी उसके लिए यानी कि चल जाएगा और इसके अलावा N5 की डिग्री है, N5 करना चाह रहे हैं तो N5 भी उसके लिए बेहतर है। दोनों में से कोई भी एक यानी कि टेस्ट आप पास कर लें, वो ज़रूरी है। और इसके अलावा अगर तो आप जो है वर्क वीज़ा पे जाना चाह रही हैं तो वर्क वीज़ा के लिए आपके पास मिनिमम जो डिग्री हो N5 मस्ट है, ठीक है। अगर N5 आपने पास किया हुआ है, N4 भी आपने पास किया हुआ है तो N4 ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। जितना ज़्यादा लेवल आपका हाई होगा उतनी जल्दी आपके वर्क वीज़ा के चांसेस होते हैं। तो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो है JLPT N5 आपका पास होना चाहिए। तो उसको पास करने के लिए आपने कहाँ से तैयारी करनी है, कौन सा इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में रह के कौन सा इंस्टीट्यूट ऐसा है जो अच्छी यानी कि प्रिपरेशन करवाता है, मैं इस वीडियो में आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊँगा। आपने जो है कहाँ से स्टडी करनी है जापानीज़ लैंग्वेज की। आप जापानीज़ लैंग्वेज की ऑनलाइन मुझसे भी स्टडी कर सकते हैं। मेरा जो है ये यूट्यूब चैनल है और मैं इस चैनल में के थ्रू आपको जो है ऑनलाइन जापानीज़ लैंग्वेज सिखा सकता हूँ। बेसिक लेवल जो N5 और N4 लेवल तक मैं आपको पढ़ा सकता हूँ। अगर तो आपने ऑनलाइन स्टडी करनी है, उसके लिए फ़ीस भी मुनासिब है, फ़ीस उतनी ज़्यादा नहीं है। फ़ीस उसकी है 2000 पर मंथ, ठीक है। वो फ़ीस भी बहुत मुनासिब है। बाकी आप कहीं भी जाएँगे, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट पे जाएँगे तो वहाँ पे फ़ीस बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं आपको जो अगर तो आपने किसी फिज़िकली इंस्टीट्यूट में स्टडी करनी है जापानीज़ लैंग्वेज तो वो आपने करनी है नमल यूनिवर्सिटी से, नमल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, ठीक है। नमल से आपने ये स्टडी करनी है क्योंकि इस वक्त पूरे पाकिस्तान में नमल ही है जो अच्छी प्रिपरेशन करवाता है और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक नमल इस्लामाबाद, ठीक है, वो मेन कैंपस है तो वो ज़्यादा अच्छी, वहाँ पे एक्सपीरियंस टीचर हैं जिनको 25 ईयर्स मिनिमम एक्सपीरियंस है, तो वो लोग आपको अच्छा गाइड करेंगे। और आपने मैं असल में मुल्तान से बिलोंग करता हूँ तो मैं स्पेशल वहाँ इस्लामाबाद गया था स्टडी करने के लिए नमल में, तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। लेकिन ये है नमल से पहले जो मैंने स्टडी की थी वो की थी मुल्तान में, एक इंस्टीट्यूट था, वो है यमुना ओवरसीज़ प्रमोटर्स। बेसिकली ये एक ओवरसीज़ कंपनी है जो बाहर भेजती है, जो कि सऊदी अरब या गल्फ़ कंट्री जितनी भी हैं, दुबई हो गया और कतर हो गया, इस कंट्रीज़ में ज़्यादातर भेजते हैं। लेकिन इन लोगों ने हमें जापान के हवाले से भी आगाही दी थी और कहा था कि प्रॉमिस किया था कि हम जापान आपको 3 महीने में भेजेंगे। बट मैं आपको ऑनेस्टली मशवरा ये दूँगा कि आपने जो है यमुना के थ्रू कभी भी जापान नहीं जा सकते आप, क्योंकि इन लोगों ने हमारे 2 साल ज़ाया कर दिए हैं। तो मैं ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपको बताऊँगा, तो आपने यमुना अगर इंस्टीट्यूट जो है मुल्तान में, अगर वो लोग आपको कहते हैं कि हम आपको जापान भेजते हैं, तो मैं आपको कभी भी वहाँ पे जाने का मशवरा नहीं दूँगा, क्योंकि मेरे अपने जो है वो 2 साल ज़ाया हो चुके हैं, ठीक है। यमुना इंस्टीट्यूट जो है वो बाहर भेजती है कंपनी, सऊदीया भेजती है, लेकिन मेरा एक दोस्त सऊदीया गया था उनके थ्रू। लेकिन ये मैं जापान के लिए आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि जापान आप जाएँ उनके थ्रू। और इसके अलावा जो है वो स्टडी भी वहाँ से मैंने की थी, उन्होंने कोर्स करवाया था, लेकिन वो प्रोफेशनल नहीं है, अनएक्सपीरियंस्ड हैं जापान के हवाले से। तो जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया था वो टीचर्स तो अच्छे थे, लेकिन वहाँ से हमें जापानीज़ लैंग्वेज सीखने का मौका मिला था, क्योंकि जापानीज़ लैंग्वेज सीख के चाहे आप यमुना ओवरसीज़ प्रमोटर से जापानीज़ लैंग्वेज सीखें, चाहे आप जो है नमल इस्लामाबाद से जापानीज़ लैंग्वेज सीखें, लेकिन ये है कि JLPT N5 के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि कोई भी पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो JLPT N5 के मुताबिक ही तैयारी करवाए, क्योंकि JLPT N5 इज़ समथिंग डिफरेंट और जो जापानीज़ लैंग्वेज है नॉर्मली जो पढ़ाई जाती है वो इज़ समथिंग डिफरेंट, है ना। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कोर्स करना है तो मैं आप मुझे कमेंट कर लीजिए, कमेंट में अपना नंबर दे दीजिएगा, तो मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। मेरे से आपको क्या फ़ायदा होगा? मेरे से आपको ये फ़ायदा होगा कि मैं आपको एक्सपीरियंस के मुताबिक आपको ऐसी बुक्स प्रोवाइड करूँगा जो बाज़ दफ़ा पाकिस्तान में भी अवेलेबल नहीं है, वो जापान से बुक्स आई हैं, ठीक है ना। आपने उस बुक से स्टडी करनी है, वो जैसे ही आप उस बुक से स्टडी करेंगे तो आपका इंशाल्लाह N5 N4 पास हो जाएगा, ठीक है ना। और इसके अलावा ऐसी-ऐसी टेक्निक्स मेरे पास नोट्स पड़े हैं जो मैं आपको बताऊँगा, जो आपको शायद ही किसी इंस्टीट्यूट में ना मिले, ठीक है। आपको जल्दी अगर लर्निंग करनी है तो वो लर्निंग इसी नोट्स और मेरी बुक से जो मैं आप अपना नंबर सेंड कर दीजिएगा और बता दीजिएगा, तो मैं आपको इंशाल्लाह जो बुक्स हैं वो भी आपको PDF कर लूँगा, ठीक है। इंशाल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक जो है वो आपको सेंड कर दूँगा। आप नंबर कमेंट में सेंड कर दीजिएगा जिसे ज़रूरत है नोट्स की या बुक्स की, तो मैं इतना आपके लिए कर सकता हूँ। बहरहाल मैंने तो इसके लिए काफ़ी सारे ज़ाहिर बात है पैसे लगाए हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो है आसानी पैदा करना चाहता हूँ, ताकि मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ है 2 साल जो मेरे ज़ाया हुए हैं वो मैं नहीं चाहता कि आपके भी टाइम ज़ाया हो।
और दूसरा ये कि चाहे आपने यमुना से तैयारी करनी है, चाहे आपने इस्लामाबाद जाकर तैयारी करनी है, तो आपने JLPT N5 की जो है वो अलग से तैयारी होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले आपको सिर्फ जापानीज़ लैंग्वेज ही पढ़ाएंगे, और वो जो जापानीज़ लैंग्वेज है वो एक अलग चीज़ है, और जो JLPT है वो एक ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होता है, वो एक समथिंग एल्स है, वो डिफरेंट चीज़ है। उसमें लिसनिंग भी होती है, उसमें पैराग्राफ राइटिंग भी होती है, उसमें वोकैबुलरी भी होती है, और ठीक है ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, और उसमें खांजी भी होती है, तो वो जो है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। अगर आप जापानीज़ लैंग्वेज सीख भी गए हैं ना, तो वो एक डिफरेंट उसके लिए उस पर मेहनत होती है JLPT N5 के लिए टेस्ट पास करने के लिए। तो ये तो हो गई इसकी स्टडी के हवाले से बात। बाकी ये है कि अगर तो आप जापान जाना चाहते हैं, तो सबसे आसान इस वक्त जो प्रोसीजर है ना, सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप जो है ना स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं। अगर तो आप जापान एंट्री करनी है तो स्टडी वीज़ा इसके लिए बहुत बेस्ट है। अगर तो आप जल्दी जापान जाना चाहते हैं और आसानी से जापान जाना चाहते हैं, तो स्टडी वीज़ा इसके लिए बेस्ट है। तो स्टडी वीज़ा के लिए जो आपकी एज लिमिट है, एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर और 25 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर तो इससे ज़्यादा आपकी एज है और आपका स्टडी गैप है, बीच में स्टडी गैप है, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरा स्टडी गैप क्यों आया है, उस दौरान आप क्या करते रहे हैं, वो आपको प्रूव करना पड़ेगा। चाहे उस दौरान आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपको सबमिट करवाने होंगे। तो फिर भी अगर आपके पास स्टडी गैप है, तो मैक्सिमम फिर भी आपकी एज जो है ना 30 से मिनिमम 30 से कम होनी चाहिए, फिर आप स्टडी वीज़ा के लिए इजीली जा सकते हैं। और इसके अलावा जो है बाकी इसकी स्कॉलरशिप आती है, इसमें मैक्स की स्कॉलरशिप, डिफरेंट कैटेगरीज की स्कॉलरशिप्स आती हैं, लेकिन उसमें भी एज का काफ़ी मसला होता है। लेकिन उसमें एज मिनिमम जो है 35 से कम रिक्वायर्ड होती है, अगर तो आपकी एज ज़्यादा हो गई है। लेकिन उसमें देखा जाता है कि आपकी जो है कंटिन्यूस स्टडी होनी चाहिए, ठीक है ना, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर गैप थोड़ा बहुत होगा तो थोड़ा बहुत गैप चल जाता है, ज़्यादा गैप उसमें नहीं चलता। उसमें इस तरीके से होता है, वो जो मैक्स की जो स्कॉलरशिप आती है उसमें ये है कि आप अगर टीचिंग कर रहे हैं पाकिस्तान में रह के, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑलरेडी, ठीक है, चाहे आप इंग्लिश के टीचर हैं, चाहे आप किसी और स्टडी के टीचर हैं, तो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसका लेटर भी होना चाहिए कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान में कर रहा हूँ और मैं वहाँ जाके अब मैं स्कॉलरशिप करना चाहता हूँ, वहाँ से मजीद सीखना चाहता हूँ जापान जाके, और अपने मुल्क में आके वापस आके मैं जो है वो स्टडी यानी कि मजीद इसको जो है अपना लेवल अपग्रेड करना चाहता हूँ, ठीक है। स्कॉलरशिप में तो खैर डिफरेंट है, वहाँ पे मंथली जो है वो तकरीबन 2.5 लाख येन आपको जो है स्कॉलरशिप मिलती है मंथली, वो एक डिफरेंट प्रोसीजर हो जाता है। लेकिन ये है वो उस सूरत में है कि जब आपकी एज ज़्यादा हो गई है और आपका स्टडी वीज़ा नहीं लग सकता, तब जाके वो स्कॉलरशिप वाला सीन होता है। लेकिन उसमें भी गैप इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए और आप कंटिन्यूसली अपने पाकिस्तान में टीचिंग कर रहे हैं। ज़्यादा टीचर की ही आती है ये स्कॉलरशिप। और अब मैं आपको ये बताऊँगा कि आसानी से जो जा सकते हैं आप स्टडी वीज़ा पे जा सकते हैं। स्टडी वीज़ा के लिए एज मैंने आपको बता दी 18 से 25 साल तक एज होनी चाहिए। और स्टडी वीज़ा के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, स्टडी वीज़ा के लिए चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि आपकी आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए, आपका जो है पासपोर्ट बना होना चाहिए, आपकी जो है वो जो आपका जो स्पॉन्सर होना चाहिए, स्पॉन्सर वो आपके वालिद साहब भी हो सकते हैं, आपके भाई बहन भी हो सकते हैं, आपके अंकल भी हो सकते हैं। स्पॉन्सर वो होगा जो जिसकी इनकम हैंडसम होगी, जो हैंडसम अमाउंट में पैसे कमा रहा होगा, मंथली उसके अकाउंट में हैंडसम इनकम आ रही होगी, ठीक है ना। उसमें आपने ये नहीं करना, आप सपोज उसमें कितनी चाहिए होती है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, मिनिमम 60 लाख होना चाहिए आपके पास ना। तो 60 लाख के लिए इस तरह है, सपोज आपके अंकल हैं या आपके अब्बू हैं या आपके बहन भाई हैं, अगर तो वो किसी जगह जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो हर महीने उनके पास जो इनकम आनी चाहिए वो हर महीने 3 से 4 लाख इनकम आनी चाहिए, ठीक है, 3 से 4 लाख इनकम आनी चाहिए। और मंथली यानी कि उनका जो साल का जो हो ना जो इनकम बनी वो तकरीबन जो है अच्छी हैंडसम अमाउंट बन जाए और उनके अकाउंट में 60 लाख रुपया पड़ा हो। वो भी कहाँ से आना चाहिए, जो 60 लाख उनके अकाउंट में पड़ा है तो वो जॉब से ही उनकी सेविंग हुई हो। ये नहीं है कि आपने जो है किसी से उधार पकड़ा है, पैसे लिए और वो आपने अकाउंट में अचानक ही डाल दिए हैं वीज़ा लगने से पहले, तो बाज़ दफ़ा ऐसा जो है ना वीज़ा वो कैंसिल हो जाता है, तो इस तरह वीज़ा नहीं लगता। तो आपने इस तरह शो करवानी है बैंक स्टेटमेंट के एक बंदा काम कर रहा हो तो वो पैसे उसके वहाँ जॉब से आ रहे हैं या बिजनेस से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए जो स्पॉन्सर होना ज़रूरी है, स्पॉन्सर की आपकी आईडी कार्ड की कॉपी होगी और इसके अलावा स्पॉन्सर की जो है बैंक स्टेटमेंट लगेगी साथ में 6 महीने की या 3 महीने की। और इसके अलावा जो है स्पॉन्सर का जो है आपका जो करंट अकाउंट होगा बैंक का, उसकी जो करंट बैलेंस होगा यानी कि बैंक सर्टिफिकेट होता है करंट बैलेंस, वो शो करवाना होता है। और इसके अलावा आपकी डिग्रीज लगेंगी, जो भी आपने डिग्री की है, इंटर किया हुआ है, ग्रेजुएशन किया हुआ है, मास्टर्स किया हुआ है, वो डिग्रीज लगेंगी। और इसके अलावा जो है अगर आपका स्टडी गैप है, आपको किसी जगह जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं, तो वो आपका एक्सपीरियंस लेटर वहाँ पे वो लगेगा साथ, ठीक है ना। ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो इंशाल्लाह आपका जो है वो जापान का वीज़ा इजीली लग जाएगा। लेकिन बात वही हो जाती है कि एक तो आपका एज गैप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, सेकंड चीज़ है आपके पास जो है वो 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और थर्ड थिंग ये है कि आप जापानीज़ लैंग्वेज भी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी जापानीज़ लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आप इंटरव्यू में क्लियर नहीं हो सकते, ठीक है ना। जापानीज़ लैंग्वेज अच्छी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप इंटरव्यू जब देंगे तो इंटरव्यू में पास होना भी ज़रूरी होता है। लेकिन इंटरव्यू बेसिक लेवल का होता है, इतनी आपकी लैंग्वेज अच्छी हो क्योंकि आपने या तो JLCT पास किया हो या JLPT N5 पास किया हो, इन दोनों में से एक टेस्ट आपके पास मस्ट है, होना ज़रूरी है। इसके बगैर आप जो है जापान नहीं जा सकते, ठीक है। आपके पास ये दोनों में से एक चीज़ें लाजमी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो है आप जब ये इंटरव्यू दे देंगे, जब डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे आपका एक इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू होगा, जैसे ही इंटरव्यू में ये है कि आप अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो जापान जाएंगे, ठीक है। वो आप जो है JRS के ऑफिस इस्लामाबाद जाना पड़ेगा आपको, उनके थ्रू, ठीक है ना, आपको आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाएंगे जापान।
ठीक है। वो जापान जो डॉक्यूमेंट जाएंगे वेरिफिकेशन के लिए, जैसे वो वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद जो है वो डॉक्यूमेंट्स आपको वापस भेज देंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भेजने होते हैं जापान, ठीक है। वो फिर आपको COE देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एलिजिबिलिटी। जैसे COE आ जाएगा वो आपको जैसे ही मिलेगा उसके बाद आप वो COE सबमिट करवाएंगे जारी के ऑफिस, तो आपको 1 हफ्ते के अंदर आपका स्टडी वीज़ा लग जाएगा। और स्टडी वीज़ा के हवाले से जो बाकी फ़ीस का प्रोसीजर है कि फ़ीस कितनी होती है वहाँ पे, जो हॉस्टल फ़ीस कितनी होती है, कॉलेज फ़ीस कितनी होती है, वहाँ पे कितना एक्सपेंस होना चाहिए, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन ये है कि आपके पास जो मैंने आपको बता दिया, आपकी बैंक स्टेटमेंट 60 लाख होनी चाहिए। स्टार्टिंग में जो आपका खर्चा हो जाएगा वो तकरीबन आपका 25 से 30 लाख का खर्चा होगा। अगर तो आप जो है कंसल्टेंट के थ्रू जाएंगे तो कंसल्टेंट अपना मिनिमम 5 लाख लेगा, ठीक है ना। अगर आप जो है कंसल्टेंट वगैरह चाहते हैं अच्छा सा, क्योंकि मैंने इसमें बड़ा एक्सपीरियंस किया है, मुझे काफ़ी सारे लोग फेक मिले हैं जो आपका टाइम भी ज़ाया करेंगे, आपको भेजेंगे भी नहीं, आपके पैसे भी ले लेंगे। तो काफ़ी लोग बैठे हैं जो फेक काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल में ये एक्सपीरियंस हो गया कि मैं आपको वो लोग बता सकता हूँ, वो कंपनीज बता सकता हूँ, वो कंसल्टेंट बता सकता हूँ जो आपको लाजमी भेजेंगे। और उनका भेजने का प्रोसीजर एक का तो ऐसा है कंसल्टेंट का कि जो आपको सारा प्रोसीजर करके वो आपसे पैसे चार्ज करेगा कंसल्टेंसी के 5 लाख रुपए, जो आजकल रेट चल रहा है 5 से 6 लाख रुपए, वो चार्ज करेगा सारा कुछ वीज़ा आने के बाद, यानी कि फिर लेगा वो। और सेकंड जो है वो जो मुझे कंसल्टेंट है वो एक कंपनी है, जापान में भी है, पाकिस्तान में भी उसकी ब्रांचें ओपन हो गई है, पूरी दुनिया में ब्रांचें हैं उसकी। तो वो भी जो है आपसे पैसे जो है वो बाद में लेगी, ठीक है, COE आने के बाद, ठीक है, वीज़ा आने के बाद। शुरू में वो पैसे चार्जेस नहीं लेते, इंटरव्यू भी फ्री करवाते हैं, ठीक है ना। कंसल्टेंट्स मेरे पास हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि मैं आपकी गारंटी नहीं दे सकता उनको, लेकिन ये है कि अगर आपको उनका नंबर चाहिए होगा तो नंबर मैं दे दूंगा। मेरा आप रेफरेंस ना दीजिएगा, क्योंकि ये है कि फिर रेफरेंस के लिए तो फिर ये है कि कल को अगर एक बंदा इंटरेस्ट नहीं ले रहा और वहाँ जाके वो स्टडी नहीं कर पाया तो उसमें फिर मेरी बदनामी होगी। तो इसलिए आप जो है मैं आपको बेशक उनका कॉन्टैक्ट दे दूंगा, सिर्फ ये है आपकी आसानी के लिए। अगर तो बाकी आप जो है स्टडी वीज़ा पे जापान जाना चाहते हैं, आपका मकसद यही है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें ताकि हर उस इंसान तक वीडियो पहुंच सके, ताकि उस बंदे के लिए आसानी पैदा हो जाए, ठीक है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो जापानीज़ के हवाले से, जापान के हवाले से आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मुझे इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ़ी के बारे में बताऊंगा कि कितनी फ़ी वहाँ पे चाहिए, फ़ी के लिए कितने पैसे चाहिए, और जॉब जो है पार्ट टाइम जॉब आप कर सकते हैं तो कितने अर्से के लिए कर सकते हैं, कितने घंटे की कर सकते हैं, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।